मगर जब कोई कामयाबी नहीं मिली और लोकल पुलिस वाले हमें ही परेशान करते रहे तो हमने जगह जगह लिखा कि हमारे केस को सीबीआई या क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। बेटे के गम में हमारे किडनी फेल, लिवर फेल, डायलिसिस होना, ये समझ लीजिए अगर आज आपके साथ हम सामने बात कर रहे हैं तो ये हमारा दूसरा जीवन है, हम तो ख़त्म हो चुके थे। आज भी हम न्याय के लिए भटक रहे हैं और हमारे पास सारे सबूत हैं। मैंने एक प्रोटेस्ट कॉल किया था जिसके लिए यहीं पे कर्तव्य पथ पर पिछले अक्टूबर में था और उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अरेस्ट की कॉल थी। उसमें तो ये डाटा कहाँ से मिला आपको? ये FIRs हैं और ये न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरी पिटिशन जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई मैंने कोर्ट में, इस मुद्दे में भी एक एप्लीकेशन लगा रखी आपने? मेरी ही इंटरवेंशन एप्लीकेशन के कारण ये आर्म्स हैंडओवर रुका था। जब एक भी बुलेट ना चले, सरकारी पुलिस आर्मरी है, सिक्योर्ड होती है, बड़ी बड़ी लंबी दीवारें होती हैं, बार्ब वायर्स होती हैं और वहाँ पे अगर मॉब लूटने भी आया है और एक बंदूक से एक गोली ना चले, कोई इंजर्ड ना हो, कोई मरा ना हो, तो इसका मतलब तो हैंडओवर ही हुआ ना। जो प्रताड़ित होता है, जो परेशान होता है, उसी के ऊपर झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं और पुलिस उन मुकदमे, उन FIRs के बेसिस पे लोगों से पैसे निकलवाती है। आप कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक ये होने देंगे कि आप देखेंगे कि लोगों की जिंदगी, उनकी परिवार, उनका सब कुछ और हमारा देश तहस नहस और बर्बाद किया जा रहा है और हम बोले भी ना। आप लोगों को इस तरीके से मसलना चाहते हो, वो नहीं बर्दाश्त होगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वक्त हैं हम नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, इसके नाम में ही कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान है। संविधान क्या है? संविधान वो किताब है जो हमें हमारे अधिकार देती है। कई अधिकार ऐसे होते हैं जो हमें मिलते हैं और कई बार कुछ ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हाल फिलहाल में 9 मई को सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में इनके साथ एक घटना हुई है। उसी घटना की जानकारी के लिए हम इनसे मिलने आए हैं। आगे की बात हम इन्हीं से करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है और अपन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली शादरा क्षेत्र में रहते हैं। अन्याय तो हमारे साथ बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। 15/4/2018 को हमारे बेटे को गायब करा दिया गया था। जिस दिन गायब कराया था उसी रोज़ हमने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उसके बाद में हमें कुछ ऐसे सबूत मिले जो बहुत ही हमारे केस से संबंधित थे। जब सारे सबूत मिल गए तो हमने थाने में जाकर के, जो हमारा नियरेस्ट थाना पड़ता था, वहाँ जाकर के हमने सबूतों के साथ में एक नामदर्ज रिपोर्ट कराई जिसका केस रजिस्टर्ड हुआ 365/34। 15/4/2018 में तो हमारे बेटे को मिसिंग कराया था, तब हमने कराई थी मिसिंग रिपोर्ट। मगर 2 महीने बाद में जब सारे सबूत मिल गए, 5/6/2018 को हमने नामदर्ज रिपोर्ट कराई सबूतों के साथ में। केस रजिस्टर्ड हो गया 365/34। हम हर तरीके से अपने बेटे को तलाशने के लिए प्रयास करते रहे, मगर जब कोई कामयाबी नहीं मिली और लोकल पुलिस वाले हमें ही परेशान करते रहे तो हमने जगह जगह लिखा कि हमारे केस को सीबीआई या क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। इसके बाद में हमारे केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया DIU, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट, सीलमपुर DCP ऑफिस में, जहाँ लगभग 6 साल तक केस पेंडिंग पड़ा रहा। 7 IO बदल चुके। हम समय समय पर जाकर के जब भी IO बदलते थे हम उनके सामने जाकर के अपनी बात कहते थे और कहते थे कि हाँ, हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह से समय बीतता रहा, जबकि हमें कभी नज़ला जुकाम, खांसी, बुखार भी नहीं आता था। इसी बीच में बेटे के गम में हमारे किडनी फेल, लिवर फेल, डायलिसिस होना, ये समझ लीजिए अगर आज आपके साथ हम सामने बात कर रहे हैं तो ये हमारा दूसरा जीवन है, हम तो ख़त्म हो चुके थे। इसके बावजूद जब करीब 6.5 साल हो गए, हमने एक RTI लगाई कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस वालों ने हमारा केस को चुपचाप बंद कर दिया हो। तो वहाँ से जवाब मिला कि योर केस इज अंडर प्रोसेस। फिर हम करीब काफ़ी दिन शांत रहे कि हो सकता है कोई कार्रवाई की जाए। जब कोई कार्रवाई नहीं की तो 13/9/2024 को हमने PMO के लिए एक चिट्ठी लिखी कि हमारे केस को CBI को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उसके बाद में हमारे पास 25/9/2024 को DCP ऑफिस से ही विजिलेंस वालों का फ़ोन आया कि आपने जो PMO के लिए चिट्ठी लिखी है जिसमें आप डिमांड कर रहे हैं कि हमारे केस को CBI के लिए सौंप दिया जाए, आप आकर के हमसे मिले। हम विजिलेंस ऑफिसर्स के पास गए, जाकर के हमने अपनी सारी बात कही और उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवाई कि आपके साथ जो कुछ घटित हुआ है उसको शॉर्टकट में लिख करके दे दीजिए। हमने लिख करके दे दिया। उसके बाद में हमारे पास PMO से फ़ोन आता है कि आपका केस रॉबिन हिबू, विशेष जांच आयुक्त जो पुलिस हेडक्वार्टर में बैठते हैं, उनको सौंप दिया गया है। जब आपको बुलाएं आप चले जाना। लगभग 1 महीने तक हम इंतज़ार करते रहे कि शायद हमें बुलावा आए, मगर जब बुलावा नहीं आया तो हम बिना बुलाए ही वहाँ पर चले गए। उस दिन वो अधिकारी छुट्टी पे थे, हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। कब की बात है? ये बात होगी जी, माने तो आप करीब 8/10/2024 की।
इस तरह से बार बार चक्कर लगाते रहे, करते रहे। फिर हम 30/12/2024 को, पुलिस को बीच में भी जाते आते रहे, मगर 30/12/2024 को हम पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचे तो वहाँ पर हमें श्री ब्रजमोहन बहुगुणा जी विजिलेंस वाले मिले और उन्होंने कहा, हमारी पूरी बात सुनी और हमारे साथ सहानुभूति जताते हुए उन्होंने कहा कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ जो जो घटित हुआ है, आप एक एप्लीकेशन लिखिए, जिसमें एक एप्लीकेशन लिखिए आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए, और एक एप्लीकेशन लिखिए आप एडिशनल कमिश्नर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए, और एक एप्लीकेशन लिखिए आप डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए। हमने अपनी एप्लीकेशन पुलिस कमिश्नर वाली उन्हीं ब्रजमोहन बहुगुणा जी से रिसीव करा ली गई, जो वहाँ पे अधिकारी बैठते हैं, उसके द्वारा रिसीव कराई, और वहाँ से हम एडिशनल कमिश्नर श्री सागर कलसी साहब के पास पहुँचे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। वहाँ जाकर के हमने अपनी पूरी बात विद प्रूफ कही और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें आपकी रिसीव मिल गई है, अब आप डीसीपी ऑफिस चले जाइए। फिर वहाँ से हम डीसीपी ऑफिस पहुँचे, वहाँ पर भी जाकर के हमने अपनी पूरी बात कही, जहाँ पर हमें श्री संदीप लांबा जी मिले। और ये सारा घटनाक्रम आप दिसंबर का ही बता रहे हो? ये 30/12/2024 की बात बता रहे जी हम आपको। 30/12/2024 की है घटना है जो मैं आपको सारी सब बता रहा हूँ। तो संदीप लांबा जी ने हमें बुला करके हमारी बात सुनी और उन्होंने आईओ को बुलाया, तो आईओ कहने लगे कि 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद हम पहुँचे, कहने लगे मैं अभी बिजी हूँ। उसके बाद कहने लगे आप अपनी पेन ड्राइव में आपके पास जो सारे सबूत है वो हमें दे दीजिए, चाहे वो फोटो हो चाहे ऑडियो हो, जो भी कुछ है वो हमने उनको दे दिया गया। हम बार बार चक्कर लगाते रहे, बार बार मिलने से वो इनकार, कभी कहते कि अगले हफ्ते आना, कभी कहते 10 दिन आना, इस तरह से सब कुछ चलता रहा। आज भी हम न्याय के लिए भटक रहे हैं और हमारे पास सारे सबूत हैं। 15/4/2018 को हमारे बेटे को गायब कराया गया था और 15/4/2025 को हमारे बेटे को 7 साल हो चुके हैं। जगह जगह पर जो भी मंच मिलता है हम अपनी बात हर जगह जाकर के कहते हैं, मगर हमें कहीं से कोई ऐसा जवाब नहीं मिल रहा ताकि हमें न्याय मिल सके। न्याय के लिए भटकते हुए हम अपने आप में निराश हो चुके हैं। उसके बाद में हम 9 अप्रैल में था, अभी ये पिछले दिनों हमने एक जंतर मंतर पर सत्याग्रह का प्रोग्राम किया था, जहाँ पर श्री सिंह साहब ने हमसे कहा था कि आप 9 मई को इसमें सुप्रीम कोर्ट में आइए और हम अपनी बात आपके साथ हम भी रखेंगे। तो 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में आप थे, वहाँ पे उस प्रांगण में जी। आप वहाँ का जो घटनाक्रम है थोड़ा उसके बारे में हमें शुरू से बताइए एक एक करके, कि पहले आप लोग पहुँचे, आपके साथ कौन कौन था, आप क्या कारण से वहाँ पे गए थे, किन अधिकारियों से मिले, उसके बाद क्या क्या हुआ, वो सारा हमें बताइए। तो 9 मई को हम उस जगह पहुँचे जहाँ पर मीडिया वालों का भी लोग रहते हैं, वो पार्क बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में वो जगह है। वहाँ जब हम अपनी बात कहने लगे, इतने में वहाँ के जो भी अधिकारी थे, स्टाफ था, वो आया आकर के कहने लगे कि आपको यहाँ पे परमिशन नहीं है। तो हमारे सिंह साहब ने कहा कि भाई परमिशन नहीं तो आप हमें लिखित में दिखा दीजिए, हम आपकी बात को मान लेंगे। कहने लगे हम जो कह रहे हैं हमारी बात को मानिए और आप हमारे साथ चलिए, आप बाहर जाकर के पार्किंग में जो बात कहनी चाहते हो वहाँ चले जाओ। हम 8-10 लोग थे, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहना चाह रहे थे, मगर वहाँ पर भी हमारी बात नहीं सुनी गई और उनसे कहा कि यहाँ पे भी आपको परमिशन नहीं है। आप बात किससे कहना चाह रहे थे? हम अपनी बात समाज को, मीडिया को, सुप्रीम कोर्ट को और जो भी अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, जहाँ तक हमारी बात पहुँच सके न्याय के लिए, हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना चाहते थे, मगर वहाँ से भी हमारे को हटा दिया गया और कहने लगे कि आपको यहाँ पर परमिशन नहीं है। इस तरह से हम दर दर भटक रहे हैं, हम अपनी बात कहाँ लेकर जाएं। न्याय के मंदिर में पहुँचे जहाँ पर न्याय दुनिया मांगने के लिए आती है, वहाँ पर भी हम निराश और हताश होकर के वापसी आई। तो उसके बाद जब आपको वहाँ से हटाया तो उसके बाद क्या घटना हुई? उसके बाद कहने लगे कि आप हमारी गाड़ी में बैठिए और आप तिलक मार्ग थाने में चलिए और अगर आपको परमिशन देते तो हम आपको परमिशन दे देंगे। तो वहाँ पर होता क्या कि थाने जाने के बाद में शाम को 4-5-6 बजे तक हमें बैठाए रहते, फिर कहते कि अब समय खत्म हो गया और अब अपने घर जाइए। अच्छा। हताश निराश होकर के हम सभी लोग शांतिपूर्वक जो वहाँ गए थे अपनी बात कहने के लिए, नहीं कह पाए। तो आप लोग थाने गए थे फिर? नहीं, थाने नहीं गए जी। अच्छा जी। तो आपको उसके बाद वहाँ पे पुलिस वालों ने आपको अपनी बात रखने नहीं दी? नहीं। ठीक है। तो उसके बाद अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, आप क्या करेंगे इसका? क्योंकि आपको अभी तक न्याय नहीं मिला है, आपका मुद्दा अभी तक लंबित है और इस केस में जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो भी आप बता रहे थे, इस केस में एफआईआर हुई है, चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है, क्या बात सही है? दाखिल नहीं हुई है, एफआईआर भी नहीं लगाई गई है। 7 साल हो चुके हैं, 8वां साल लग रहा है हमारे बेटे को और ऐसे न्याय से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जहाँ सर्वोच्च न्यायालय तक में भी हमारी बात कहने का अधिकार हमें नहीं मिल रहा, तो हम कहाँ जाकर कहेंगे और कौन सी हमारे उचित मंच मिल सकता है जहाँ हम अपनी बात कह सकें। आप कह रहे हैं एफआईआर भी नहीं हुई है? एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर पे एक्शन नहीं लिया गया है। एफआईआर पे एक्शन नहीं लिया गया। एफआईआर क्या है? जो पहले आपने गुमशुदा की लिखवाई थी वही एफआईआर है, उसमें कुछ चेंजेस करवाए आपने? पहले 15/4/2018 को हमने एफआईआर कराई थी गुमशुदा की। उसके बाद में जब हमें सारे सबूत मिल गए तो 5/6/2018 को नामदर्ज रिपोर्ट कराई, प्रूफ के साथ कराई, ऑडियो फोटो वगैरह के साथ में।
अच्छा, जो कि तो हमने उस पर भी अभी तक कोई एक्शन उस पे नहीं भी हुआ कोई है। कार्रवाई नहीं 7 हुई है। साल हो चुके हैं और यही मांग लेके आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे। जी। आपके साथ और भी साथी थे कुछ वहाँ पर? हमारे साथी 8-10 लोग थे जी, हम अलग अलग जगह से आए थे और हम जैसे ही पीड़ित थे वो भी, उन सबका अपना अलग अलग मुद्दा था। सबका अलग अलग मैटर था, मगर किसी की भी बात कहने का अधिकार नहीं मिला। तो वहाँ पे आपकी बात सुनी नहीं गई, आप किसी अधिकारी से भी नहीं मिल पाए, नहीं। किसी ने संज्ञान नहीं लिया है नहीं। और ये बात अभी तक वहीं की वहीं अटकी हुई है। जी जी, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई। कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद किसी ने आपसे आके कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, आपसे बात करी, आपकी व्यथा जानने की और आपका मुद्दा जानने की कोशिश की? नहीं जी, कभी कोई नहीं आया। इसके बाद आप क्या अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं, क्या कदम अगला लेंगे? स्टेप, हम तो आर्थिक स्थिति भी हमारी इतनी खराब है कि हम किसी वकील को भी नहीं कर सकते और समझ लीजिए कि पिछले 7 साल प्लस हो चुके हैं, हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, हम अपनी बीमारी का इलाज भी करवा पाने में सक्षम नहीं है। अब ये जो मुद्दा है आपका, जो आपके साथ ये एक दुखद घटना हुई है, आप बता रहे हैं इसके कुछ सबूत भी आपने दिए होंगे जो आपको तरफ से मिले हैं। जी जी। आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है कि पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं करी है, जबकि आपने उन्हें कुछ सबूत भी दे दिए होंगे अब तक? कह नहीं सकते जी, पता नहीं वो क्या चाहते हैं। हम अपने आप में जो भी संभव सबूत हो सकते हैं, जो हमारे ही द्वारा इकट्ठे किए, वो हमने सब कुछ दिए हैं। देने के बाद हमारी बात सुनते हैं और हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, मगर उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लेते। हमारा केस पेंडिंग डाल रखा है। चलिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख रहे हो किस तरह से हमारे समाज में आज भी जो ये एक ऑनलाइन ज़माना और ये फास्ट फॉरवर्ड वाला ज़माना तरीके और जो सरकार दावे करती है कि हम न्याय दिलाएंगे, उसके लिए हालांकि कानून भी बदल दिया। पहले आईपीसी था, उसे बीएनएस कर दिया, प्रावधान चेंज कर दिए, नई नई धारा लेके आ गए, सिस्टम को और रॉबस्ट करने के और उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद कैसे एक आम व्यक्ति एक निचले स्तर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हर तरह से प्रयास कर चुका है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। क्या कहना चाहिए? हाँ जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जब हमने 5/6/2018 को नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई, 365/34 में केस रजिस्टर्ड हुआ, सारे सबूतों के साथ कराई, उसके बाद में लड़की के द्वारा, हमारे बेटे की बहू के द्वारा हमारे ही खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए 11/6/2018 को। यानी कंप्लेंट हम 5/6/2018 को करा चुके हैं। हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए 11/6/2018 को कि उन्होंने मुझे बंधक बना कर रखा है, उसको मुझे मारते पीटते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। उसके अगेंस्ट तो केस हमारे ऊपर चल रहे हैं जो कि निराधार हैं, और हमारा जो केस मेन है, जो सारे सबूतों के साथ उन्होंने पेश किया, वो आज तक भी जीरो पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो देखा आपने ये किस तरह से घटनाएं हो रही हैं देश में। एक तरफ तो पहले इनका मुद्दा था कि इनका बेटे के साथ एक घटना हुई जो नहीं अब रहा इस दुनिया में, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई केस नहीं चला है, कोई हियरिंग नहीं हुई है, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ जो विपक्ष ने जो एक आरोप लगाया है, उस पर कार्रवाई हो रही है और उस पर आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये थे विनोद जी हमारे साथ, इनसे हमने सुना। और 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हुई घटना में ये भी एक प्रार्थी थे, जो पूरा एक ग्रुप था उसमें। अब इसके बाद हम बात करेंगे एग्नोस्टोस थियोस जी से, जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में थे और इन सब के साथ वो भी थे अपनी कुछ प्रार्थनाओं को लेके, अपने कुछ मुद्दों को लेके। धन्यवाद। हेलो सर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप। मेरा नाम एग्नोस्टोस थियोस है, सिख चेंबर ऑफ कॉमर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और उससे ज़्यादा पिछले 2.5-3 साल से सुप्रीम कोर्ट में PILs, इम्पॉर्टेंट मैटर्स पर इंटरवेंशन एप्लीकेशन और रिट्स जो हैं वो फाइल कर रहा हूँ। मैटर्स ऐसे जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की बढ़ोतरी दोनों के लिए ही ज़रूरी है। 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो घटना हुई, जो विनोद जी ने जिसका जिक्र किया, उस वक्त वहाँ पे जो 8-10 लोग थे, उनमें आप भी थे। आपका क्या मुद्दा था? आप वहाँ पे किस कारण से थे? 9 तारीख की जो गैदरिंग थी उसकी कॉल मैंने ही दी थी और वो पहली कॉल सत्याग्रह फॉर मैन 19 अप्रैल को जंतर मंतर पर हुआ था, तब दी थी। उसको रिपीट किया जंतर मंतर पर 3 मई को, जो कि 2 साल पूरे हुए मणिपुर जलते हुए को। मेरे मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम इस समय वो है मणिपुर जो 2 साल से जल रहा है। और वो इसलिए जल रहा है कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, जिसके पास ये पावर थी कि उस मुद्दे को इमीडिएटली टैकल करके पहले ही हफ्ते में कंट्रोल में लाया जा सकता था, 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट ने वो मैटर प्रॉपरली सुना ही नहीं है।
अगर मणिपुर जैसा आंतरिक सुरक्षा वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं सुनेगा, मैं कोई और वर्ड या किसी और देश का नाम नहीं लेना चाहता, लोग किस देश की अदालत में जाकर मुद्दे को रखें। मैंने एक प्रोटेस्ट कॉल किया था जिसके लिए यहीं पे कर्तव्य पथ पर, और वो प्रोटेस्ट भी क्या था, वो सिर्फ एक कॉल थी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्तव्य पथ इंडिया गेट। कर्तव्य पथ इंडिया गेट पिछले अक्टूबर में था, और उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अरेस्ट की कॉल थी उसमें, जो कि सेक्शन 43 CRPC के तहत कोई भी आम व्यक्ति किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करवा के पुलिस के हवाले कर सकता है। उसमें मुझे डिटेन किया गया, और जो कर्तव्य पथ एरिया का ACP है वो कहते हैं कि आप इस मुद्दे को ICJ लेके जाइए। ICJ क्या संस्थान है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब आप बताइए कि देश के इतने महत्वपूर्ण एरिया, सबसे सेंसिटिव एरिया का ACP चाहे आपको लताड़ने के हिसाब से कह रहा हो, चाहे आपको सुझाव दे रहा हो, लेकिन वो कह रहा है कि आप इस मैटर को ICJ लेके जाइए। ICJ वही कोर्ट है जहाँ पे फ़िलिस्तीन में जो इज़राइल बेरहमी से लोगों का कत्लेआम कर रहा है, उस पे मुकदमा चल रहा है। लोगों को समझने में थोड़ा आसानी रहेगी कि ICJ क्या है। तो अगर हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट एक छोटा सा ये संस्था देश में ही है, देश के बाहर है? नहीं, ये सेंट्रलाइज सिर्फ एक जगह है, और इसमें केस डालने के लिए किसी कंट्री को ही दूसरी कंट्री के खिलाफ केस डालना पड़ता है। मैं और आप जाके इसमें केस नहीं डाल सकते। एक स्टेट जो है, कंट्री को स्टेट भी कहा जाता है, तो एक स्टेट ही दूसरे स्टेट के खिलाफ केस डाल सकती है। जैसे फ़िलिस्तीन वाला जो केस है वो साउथ अफ्रीका ने पहले डाला, फिर दूसरी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने उसको सपोर्ट किया, उसके समर्थन में आए। तो ICJ ऐसा एक सेंट्रल ग्लोबल कोर्ट है। अच्छा, ये एक डॉक्यूमेंट आपने शेयर किया था मुझे, 15 पेज का डॉक्यूमेंट है, और इसमें जो 9 तारीख को जो घटनाएं हुई हैं उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स हैं, और उसके बाद आपके साथ क्या क्या हुआ, आप सब लोगों के साथ मतलब क्या क्या हुआ, और क्या क्या कार्रवाई हुई, पुलिस वालों ने कैसे रोका आपको, कहाँ आपने कंप्लेंट करी, और उसके बाद एक रिटर्न कंप्लेंट भी आपने दी है FIR के लिए 9 तारीख की घटना के बेस पर। तो इसमें जो मुझे समझ में आया, जितना मैंने देखा, कि आप 9 तारीख को वहाँ पे जो आप लेके गए थे, तो 4-5 मुद्दे आपके मुझे मेन समझ में आ रहे हैं जो इसमें मेंशन किए हैं आपने। वो उन मुद्दों में एक तो जैसा कि आपने बताया कि मणिपुर वाला मुद्दा है, ठीक है। उसके बाद एक मणिपुर वायलेंस का तो देख रहे हैं हम, वो तो बहुत एक लंबा मुद्दा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी उसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में तो कभी हम बैठ के अलग से बात करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद इसमें जो सेकंड पॉइंट लिखा है, सिस्टमिक मिसयूज़ ऑफ लॉ मीन टू प्रोटेक्ट वुमेन, ये क्या मुद्दा है, आप इसके बारे में बताइए। इस पे आने से पहले मैं मणिपुर को हाईलाइट ज़रूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मणिपुर का इतना संगीन मुद्दा है कि देश की सरकारों ने ही, मणिपुर की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्लेसिंग्स के साथ 7,000 वेपन्स, जिसमें AK-47, मशीन गन, कार्बाइन, ये चीज़ आपने मेंशन करी है, इसमें 7,000 वेपन्स हैं, जिसमें AK-47 है, मशीन गन्स हैं, 7 लाख बुलेट्स हैं और 15,000 बॉम्ब्स हैं। तो ये डाटा कहाँ से मिला आपको? ये FIRs हैं और ये न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, और ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरी पिटिशन जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई मैंने कोर्ट में, इस मुद्दे में भी एक एप्लीकेशन लगा रखी आपने? मेरी ही इंटरवेंशन एप्लीकेशन के कारण ये आर्म्स हैंडओवर रुका था। ये मैंने अगस्त 2023 में ये मेरी इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगी आर्म्स हैंडओवर पर, और ऐसे टाइम पर बहुत मेहनत करके मैंने ये फाइल करी जिस दिन कोर्ट ने मणिपुर के उस टाइम के DGP को समन किया हुआ था, और कोइंसिडेंटली चीफ सेक्रेटरी भी साथ आया था। तो उस दिन हमने इसकी सुनवाई करवाई। मुझे पता है कितनी भागदौड़ मेहनत करके हमने उस दिन सुनवाई कराई, और उसी के कारण इवेंचुअली जो 4 महीने से आर्म्स लोगों में बांटे जा रहे थे, जैसे कि फल फूल सब्जियां हैं, वो आर्म हैंडओवर हॉल्ट हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो कम्प्लीटली पिछले अक्टूबर तक तो नहीं रुका था, बीच बीच में इंसिडेंट्स होते रहे हैं। तो ये जो आपने नंबर पूछा, ये अगर हम देखें तो जब एप्लीकेशन अपनी फाइल करी थी, तब तक तकरीबन 5500 वेपन्स हैंडओवर हो चुके थे। उसके बाद हम जोड़ते गए कि और कितने कितने जो हैं वो उसके बाद भी हैंडओवर हो चुके थे। तो मुझे अभी आपके शब्दों से और आपकी टोन से समझ में आ रहा है कि ये हैंडओवर सरकार ही करवा रही थी, आप ये कहना चाह रहे हो?
जब एक भी बुलेट ना चले, सरकारी पुलिस आर्मरी है, सिक्योर्ड होती है, बड़ी बड़ी लंबी दीवारें होती हैं, बार्ब वायर्स होती हैं, और वहाँ पे अगर मॉब लूटने भी आया है और एक बंदूक से एक गोली ना चले, कोई इंजर्ड ना हो, कोई मरा ना हो, तो इसका मतलब तो हैंडओवर ही हुआ ना। तो एक तरह से आप कह रहे हो कि जो ऑफिशियल्स थे पुलिस या जो भी फोर्सेस के, उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिए वो सारे अपने। सरेंडर नहीं, उन्होंने बांटे हैं, ये हैंड ओवर किया है कि लीजिए ले जाइए। सरेंडर में एक अलग है, सरेंडर तो होता है कि आप कुछ कर नहीं सके तो आपने सरेंडर कर दिया, ये तो उन्होंने बांटे हैं। और ये जो मैं डेटा आपको मैं बता रहा हूँ, आर्मी के जनरल्स, असम राइफल्स के एक्स डीजी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान, और बाकी और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो एक्चुअल नंबर है वो इससे कहीं अधिक है, 2 से 3 गुना भी हो सकता है। तो ऐसा मुद्दा जिसमें पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा ध्वस्त हो गई हो, जो काम पिछले 80 साल में पाकिस्तान और चाइना मिलके नहीं कर सके, वो हमारे देश की सरकार और ओहदेदारों ने खुद किया है। और ऐसे मुद्दे पे भी अगर सुप्रीम कोर्ट डेट भी नहीं लगाएगा तो लानत है ऐसे सुप्रीम कोर्ट पे, बंद कर देना चाहिए उसको कल ही। इस वक्त क्या जानकारी है आपको कि अभी भी डेट नहीं लगी है? मेरी जो लास्ट डेट थी वो 9 दिसंबर को लगी, और वो भी 1.5 महीना गुहार लगाने के बाद, जब ये नए चीफ जस्टिस आए। उससे पहले जो डेट थी वो 12 या 15 दिसंबर 2023 में लगी थी। उसके बाद पूरा 1 साल ढंग की कोई डेट नहीं लगी। छोटे छोटे कोई गया, उन्होंने कोई अपनी एप्लीकेशन कोई मूव करी, उस पर हल्की सी सुनवाई हो गई। 9 दिसंबर 2024 की जो डेट थी उसमें संजीव खन्ना कोर्ट में भी कहते हैं और रिटन ऑर्डर में भी लिखा, उस टाइम पे इमीडिएटली एक्ट नहीं किया। हमारी एप्लीकेशन ये थी कि मणिपुर का एक आतंकी संगठन अरम्बाई तेंगोल, जिसके पास सबसे ज़्यादा इन लूटे हथियारों का पोजेशन है, वो अब देश में फैल रहा है। उन्होंने अक्टूबर में पहले दिल्ली में ब्रांच खोली, फिर चंडीगढ़ में खोली, फिर कलकत्ता में खोली। इस बात को लेकर हमने रिस्पेक्टफुली उनको कहा कि अर्जेंसी इतनी हो गई है कि देश में आतंकवादी संगठन घूम रहा है, फैल रहा है, और देश की लॉ एजेंसीज कुछ नहीं कर रही, तो आप प्लीज़ सुनवाई कीजिए और इस पर एक्शन लीजिए। डेट तो 1.5 महीना के बाद लगी, लेकिन उसमें बात को गोलमोल कर दिया गया संजीव खन्ना द्वारा, और ये कहा गया कि अब अगली तारीख जो है आप इसमें लगाइए 20 जनवरी 2025 वाले हफ्ते में। मेरे जो वकील थे उन्होंने कहा कि आप इसकी कम से कम रोज़ ना सही तो हर हफ्ते सुनवाई कर लीजिए। नहीं सुना गया। लेकिन जो 20 जनवरी 2025 का रिटन ऑर्डर में है वो भी डेट आज तक नहीं लगी। क्या इसके लिए भी हम भीख मांगे जाके कि लोग मर रहे हैं? यहाँ पे हमारी सरकार ने जो लोग 26 इनोसेंट लोग मारे गए उसके कारण जंग छेड़ दी पाकिस्तान से, लेकिन 270 लोग जो मणिपुर में मरे हैं, 70,000 लोग डिस्प्लेस्ड हैं, उनके लिए कौन एक्शन लेगा? उनके लिए कौन जंग लड़ेगा? ना आर्मी लड़ रही है, ना सरकार तो खुद ही हैंडओवर कर रही है आर्म्स को और देश भर में आतंक फैला रही है। तो मणिपुर का मुद्दा अगर आप नहीं सुन सकते तो आप बंद कर दीजिए अदालत, हम चला लेते हैं अदालत, हम लगाएंगे अपने जज, हम फैसला लेंगे कि किसको क्या करना है। दिल्ली पुलिस आपको ना तो आतंकियों पे कुछ काम करती है, आतंकवाद ऊपर से और फैलाती है। आपने अभी सुना विनोद जी से, FIR नहीं होती, चार्जशीट नहीं होती। 7 साल हो गए उनके बेटे को, इकलौता बेटा, 7 साल हो गए, उसकी ना लाश का पता है, ना ये कंफर्म्ड है वो मरा है या जीवित है या क्या है। लेकिन सारे सबूत इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि वो नहीं है इस दुनिया में। लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस ऐसी दानव वाली पुलिस हो चुकी है कि वो इस चीज़ पे चार्जशीट और FIR और एक्शन लेने के बजाय जो है उनके ऊपर झूठे केसेस जो है उस पर काम कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी सरकार, मैं ये बड़े ठोक के कह रहा हूँ कि ये लोग खुद ही आतंकवादी बन चुके हैं। ये टेररिस्ट हैं, क्योंकि जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है या फैसिलिटेट करता है या उसकी तरफ अपनी आंखें मींच लेता है, वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, और कानून के दायरे के हिसाब से वो भी एक फैसिलिटेटर है, वो पार्टी है, और वो भी टेररिज्म के लॉज के अंडर आता है। तो मेरा ये बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव है, और इस कंप्लेंट में भी मैंने बड़े साफ से ये लिखा है कि इन सब पे देशद्रोह के मुकदमे होने चाहिए, इन सब पे सेडिशन का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि यही लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि लोगों का सरकार से आज विश्वास उठ चुका है।
लोग इतने प्रताड़ित हैं कि जो देश छोड़ के जा सकता है वो जा रहा है, जो नहीं जा सकता वो बेचारा परेशान है। वो कोई कहता है मैं डोंकी रूट से चला जाऊं, कोई कहता है मैं पैसे देके अपना सारा पैसे परिवार लेके सब चला जाऊं। लेकिन देश पे आज किसी का भरोसा ही नहीं है। इन सब पे यूएपीए के अंडर मुकदमा होना चाहिए। जो एफआईआर में हमने डिमांड करी है कि आप कितने अमानवीय हो चुके हैं, आप कितने करप्ट हो चुके हैं, कितने क्रिमिनल हो चुके हैं, किसी चीज़ की आज कोई सीमा ही नहीं रही है इस देश में। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को हमें बंद कर देना चाहिए, देश की अदालतों को बंद कर देना चाहिए। आपने सवाल पूछा कि मेंस राइट का, आप देखिए कि जो प्रताड़ित होता है, जो परेशान होता है, उसी के ऊपर झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं और पुलिस उन मुकदमे, उन एफआईआर्स के बेसिस पे लोगों से पैसे निकलवाती है। तो क्या ये सिस्टम हमें चाहिए? क्या इस चीज़ के लिए हमारे देश के कितने हज़ारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, आजीवन कारावास में रहे, काला पानी झेला, ना जाने क्या क्या किया। उनमें से एक मेरे अपने नाना जी भी थे। और आज इस देश को हम देखते हैं तो शर्म आती है, घिन आती है, और आप सोचते हो कि और कितना ये गिरेंगे, लेकिन ये फिर और गिर जाते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने तक का हक नहीं है। सर, ये जो आपने पिटीशन डाली है, जो रिक्वेस्ट आपकी एप्लीकेशन है, इसमें जो संस्थान आपने इंक्लूड करे हैं, सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, एमएचए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे आपने संस्थान जो देश के बहुत ज़रूरी, बहुत टॉप के संस्थान हैं जो पूरे देश चलाते हैं, इन सब पे आपने, इन सब के खिलाफ़ कार्यवाही करने के लिए आपने एक एप्लीकेशन डाली है। तो आप इसमें सबको क्यों लेके आ रहे हैं? जो पर्टिकुलर आपका केस, अगर मुझे लग रहा है, अगर आप पुलिस के अगेंस्ट हैं तो आप पुलिस में पर्टिकुलर जो भी एक वो ऑफिसर रहा होगा या वहाँ के एसीपी होंगे, उनके अगेंस्ट आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के किसी अगर जज से आप नाराज़ हैं, जो फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं या हियरिंग की डेट नहीं दे रहे हैं, आप उस जज के अगेंस्ट डाल सकते हैं। या एमएचए का कोई ऑफिशियल है, जो कोई ऐसा ऑफिसर है जो लग रहा है कि आप उससे नाराज़ हैं या वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, कुछ गलत तरीके से कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट डाल सकते हैं। लेकिन आपने पूरे संस्थान को इसमें ले लिया, ऐसा क्यों? देखिए, जो 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुआ, ये कंप्लेंट उससे रिलेटेड है। और उस दिन जो हुआ वो देश के कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन था। और ये एक कनाइवेंस में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में बिना सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस या सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस के मंजूरी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट का एक भी जज ये कह दे कि अगर कोई यहाँ पे आए हैं, वो अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं और आप उन पे कुछ एक्शन नहीं लोगे, तो कोई उस पे एक्शन नहीं लेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस, जो कि डायरेक्टली कमिश्नर के ऑर्डर पे काम करती है, लेकिन दिल्ली पुलिस एमएचए के अंडर डायरेक्टली आती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। और हमें पता है कि आज इस देश को 2 लोग चला रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अब वापस अगर हम सुप्रीम कोर्ट में आए, तो सुप्रीम कोर्ट का सिक्योरिटी स्टाफ भी जो है वो दिल्ली पुलिस के साथ मिलके हमें घेरता है। हम 8-10 लोग थे और मेरे ख्याल 8-10 इस तरीके के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स जो हैं वो आके हमें घेर लेते हैं और कहते हैं आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। विनोद जी ने आपको बताया कि कैसे जब हमने उनको कहा कि अगर आप कह रहे हैं निकल जाइए, मुझे आपको परमिशन नहीं है तो आप रिटन ऑर्डर दिखा दीजिए, मना कर दिया। तो ये सारा जो घटनाक्रम है और ये सारा जो उन्होंने किया, ये तो फ्रंट फेस थे। लेकिन ये ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं? बात वहाँ से आती है। तो हमें कहीं पे भी किसी भी चीज़ की जड़ में जाना बड़ा ज़रूरी है। और ये जड़ जो है वो जड़ पीएमओ तक जाती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाईएस्ट ऑफिसेस तक जाती है। और इसीलिए हर किसी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देश की सर्वोच्च अदालत है। और ये देश दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एक वक्त पे कहलाया जाता था। आज इसको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा जाता है या पार्शियल डेमोक्रेसी कहा जाता है। एक्चुअल में हम डेमोक्रेसी रहे ही नहीं। और इस डॉक्यूमेंट को जो आपके पास आया, मैंने आपको
इसमें इस डॉक्यूमेंट का नाम भी यही है, द फाइनल नेल इन डेमोक्रेसीज कॉफिन, कि जो हरकत करी गई, और ये मैं आपको बताऊं ये पहली बारी नहीं था। पिछले अप्रैल में भी मैंने एक कॉल दी थी, उस दिन मैं अकेले आया था, मेरे साथ तब भी यही हुआ था, मैंने कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं करी। लेकिन आप कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक ये होने देंगे कि आप देखेंगे कि लोगों की ज़िंदगी, उनकी परिवार, उनका सब कुछ और हमारा देश तहस नहस और बर्बाद किया जा रहा है, और हम बोले भी ना, आप लोगों को इस तरीके से मसलना चाहते हो, वो नहीं बर्दाश्त होगा, क्योंकि देश के लॉ हर किसी पर इक्वली एप्लीकेबल हैं। और यही मेरा प्रण है कि ये देश संवैधानिक मूल्यों पर चलेगा, और उसके लिए हमें जो मर्जी करना पड़े, देश के सारे लॉज। इसीलिए ट्रीजन का भी इन पे मैंने जो है डाला है कि अंडर एक्ट ऑफ ट्रीजन इन पे मुकदमा होना चाहिए, FIR होनी चाहिए। एक जगह आपने टेररिस्ट एक्ट की भी बात करी है इसमें। बिल्कुल, क्योंकि जो UAPA है वो बड़ा क्लियरली कहता है, उसकी अगर आप डेफिनेशन एज पर लॉ देखें, वो कहता है कि अगर आपका कोई भी एक्शन वो किसी दूसरे को टेरराइज कर रहा है, UAP की वही डेफिनेशन है। आज इसमें एक मुद्दा ये भी था, जुडिशियल टेररिज्म। तो हमारे साथ जो यहाँ पे हुआ वो एक तरीके का सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में जुडिशियल टेररिज्म था। जो जजेस, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, वो कोर्ट के अंदर भी करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इनको जो एक इनके पास पावर है, उसका इतना मिसयूज़ होता है आज कि अगर पिटिशनर, लिटिगेंट वो अपनी बात भी रखें और जज को करेक्ट करें कि नहीं जो आप कह रहे हैं वो गलत है, सही ये है, तो उसमें भी ये उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की धमकियां देते हैं। तो ये जो टेररिज्म चल रहा है, इस पे भी एक अलग कंप्लेंट मैंने आज से 15 दिन पहले ही एक जज के खिलाफ लगाई है। आप इतना मिसयूज़ करते हैं जो आपको पावर्स दी गई हैं, आप भूल गए हैं कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपका काम है लोगों की सेवा करना, टू प्रोटेक्ट एंड सर्व। लेकिन यही जो है बॉटम टू टॉप, आज ये सिस्टम लोगों को इतना प्रताड़ित कर रहा है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसमें एक सवाल मेरा बीच में ये आया मुझे ध्यान कि इसमें जब आप 9 तारीख की जो घटना बता रहे हैं आपको हटाया, तो जिस जगह पे आप लोग अपनी बात रख रहे थे वहाँ पे क्या ऐसा था कि सिर्फ आप लोगों को हटाया गया, या और कोई भी वहाँ पे थे जो अपनी बात कह रहे थे लेकिन उन्हें नहीं हटाया, सिर्फ आपको हटाया, ऐसा था, या सबको ही हटा रहे थे वहाँ पे? नहीं, सिर्फ हमें हटाया गया वहाँ पे, और मीडिया था ना। अच्छा, हमें बहाना और एक्सक्यूज़ क्या दिया गया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी थ्रेट है यहाँ पे, जंग चल रही है। बाकियों को नहीं कह रहे थे? बाकियों के लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी, हमारे लिए स्पेशली जो है पाकिस्तान मिसाइल छोड़ने वाला था और वो हमारी जान बचाना चाहते थे, और बाकी सबकी जान की उनको कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किया हुआ था कि यही वो एंटी नेशनल्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग छेड़ेंगे, तो इनके लिए हम सिक्योरिटी थ्रेट बन जाते हैं। लेकिन बाकी जो है वो वैसे ही जो है देश में इतनी जंग लड़ाते हैं, आज का मीडिया हम जानते हैं, तो इसलिए वो तो कहते हैं कि ये तो वो काम कर रहे हैं जो हम पाकिस्तानी नहीं कर पा रहे, तो इसलिए इन मीडिया को हम कुछ नहीं कहें। तो आप कह रहे हैं सिर्फ आपको, आपके साथ जो लोग थे और आपको ही वहाँ से हटाया गया, बाकी लोगों को नहीं हटाया गया? और आप देखिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के लॉन्स में से, जहाँ पे हर कोई वीडियो बनाता है, अपनी बात रखता है, शूट कर सकता है अपने आप को सेल्फी के मोड में भी, लेकिन वहाँ से भी हटा के हमें बोला गया कि आप बाहर पार्किंग में चले जाइए। और मेरा एक हमेशा से नेचर रहा है कि अगर कोई लॉ ऑफिसर कुछ कह रहा है, चाहे वो गलत कह रहा है, मैं उस टाइम उसकी बात मानूंगा, नहीं तो ये उसका भी मिसयूज़ करते हैं। तो हमने ये सब डिसाइड किया कि भाई मेरे साथ और लोग हैं, किसी को भी कोई, हम नहीं चाहते हैरेसमेंट हो। हमने कहा ठीक है, आप बता दीजिए कहाँ जाना है। आप ये भी देखिए कि कितना एम्बैरेसिंग और डिफेमेटरी है कि आपको 10 पुलिस वाले पीछे कवर करके आपको सुप्रीम कोर्ट से बाहर लेके जा रहे हैं। कितने जितने सब लोग जिन्होंने देखा होगा, उनके मन में क्या आ गया हो कि ये लोग कौन हैं, ये कौन क्रिमिनल्स हैं, या ये किस तरीके के लोग हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट से खदेड़ा जा रहा है। क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि देश की जनता अपने देश की सुप्रीम कोर्ट में अपने मुद्दों को रख सके, और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल हरकतों को लोगों तक पहुंचा सके। आप कह रहे हैं उस वक्त जो वहाँ पे ऑफिसर मौजूद थे, उनमें से क्या ये हो सकता है कि कोई
जो आपकी ये पिटीशन है या जो मुद्दों को लेके आए उनके बारे में उन्हें पहले से पता था और इसलिए उन्होंने आपके अगेंस्ट एक्शन लिया, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, सारे पूरा सुप्रीम कोर्ट जानता है मैं कौन कौन से मुद्दों पे जो है कोर्ट में काम कर रहा हूँ। किसानों के लिए मेरी PIL है, मणिपुर के लिए मेरी PIL है। ईवीएम्स, एक ईवीएम के खिलाफ PIL जो यही संजीव खन्ना जब उस टाइम चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो उस टाइम कि किस तरीके ईवीएम से जब आप वोट डालते हैं वो कितनी खतरनाक है कि पता चल सकता है आपने किसको वोट डाली, मैंने किसको वोट डाली। और बड़ा सिंपल और स्पष्ट है। लेकिन यही संजीव खन्ना जो अभी रिटायरमेंट पे कह रहा था कि आप अपनी पिटिशंस को शॉर्ट एंड सिंपल रखिए, लेस इज मोर की लोगों को ज्ञान बांट रहा था। मेरे ख्याल से हार्डली 10 पन्नों की वो पिटिशन इतनी क्लियर थी कि मेरे वकील जिन्होंने वो दाखिल करी वो भी कहते हैं कि आप कितनी अच्छी चीज़ और कितनी स्पष्ट और कितनी ब्रीफ में लेके आए हैं, ये किसने आज तक क्यों नहीं सोचा। लेकिन वही संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने वकील को बोले दिए बगैर ऐसे जो है फाइल फेंकी और डिसमिस करी। अभी तो CJI चेंज हो रहे हैं 14 तारीख से, उसके बाद क्या आप दोबारा कोशिश करेंगे? हमारा काम तो कोशिश करना ही है, और हमारा काम अब ये भी है कि हर जज को ये याद कराना कि वो लोगों की सेवा के लिए यहाँ आए हैं। ये देश किसी की खैरात नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको एक ड्यूटी दी गई है, उन्होंने एक ओथ ली है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ, कि हम इस तरीके से काम करेंगे। तो हर जज को स्टार्टिंग नाउ ये खुद ही मेरी बात को सुन के और लोगों की बात को सुन के आप इस चीज़ को अपनी गांठ बांध लीजिए कि अगर आप देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आप पे देश के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के मुताबिक ही देश की जनता काम करेगी और आपको आपकी सही जगह पहुंचाएगी, वो है जेल। और वो चाहे कोई हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, कोई चीफ जस्टिस हो, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या कोई नीचे की अदालत की कोई डिविजनल कमिश्नर हो या डिप्टी मजिस्ट्रेट हो, जो भी हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, जो इस देश के कानूनों के हिसाब से काम नहीं करेगा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो MP हो, MLA हो, उन सब की जगह एक ही है और वो है जेल। चलिए, थैंक यू सर।